जागरण टीवी में आपका स्वागत है। आज हम हैं मेरठ की संसदीय लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है पर्दे के श्री राम यानी अरुण गोविल जी को। तो आज हम अरुण गोविल जी के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और परिणति किस दिशा में जा रही है। आइए अरुण जी से ही बात करते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है जागरण टीवी में। धन्यवाद। अरुण जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कलाकारी तो बहुत दिनों की पुरानी है आपकी, राजनीति में कैसे, कब आपको लगा कि अब राजनीति में आना चाहिए और मेरठ क्यों? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी सन 21 में, मई में। पर मैं अपने आप को एक्टिव फिर भी नहीं कर पाया था। मेरा शायद पूरा मन नहीं था तब तक भी। पहले तो मन था ही नहीं राजनीति में कभी भी आने का। पर जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन अयोध्या में मैं था और तब मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही राम राज्य की बात दिमाग में आई बैठे बैठे वहाँ सामने मंदिर में। और तब मुझे लगा कि मैंने जन सेवा नहीं की है, 1 to 1 जिसे हम जन सेवा कहते हैं। रामायण के थ्रू तो आध्यात्मिक सेवा हुई, संस्कृति की सेवा हुई, मॉरल्स हमने बताए, जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ बताते हैं हम कि रामायण हमें क्या देती है, क्या हमें सीखना चाहिए। पर 1 to 1 जिसको हम कहते हैं ना कि हम जाके लोगों के उनकी समस्याएं दूर करें या उनकी सेवा करें, उनके कल्याण में योगदान दें, वो नहीं हुआ था कभी भी। तो मुझे करना चाहिए। तो ऐसे ही बस मन में वो बात आई और मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया इसका और बात मन में आकर निकल गई। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता लगा कि अचानक मुझे पता लगा कि मेरा नाम इलेक्शन के लिए सो कॉल्ड यहाँ की भाषा में चल रहा है, चलना शुरू हो गया था। तो मुझे कुछ वैसा मतलब थोड़ा लगा, मैंने कहा क्यों, कैसे पता नहीं चलना शुरू होगा, बट एनीवे। तो फिर मुझे कुछ मित्रों ने बताया, कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उन्होंने बताया कि भाई आपका नाम चल रहा है और फाइनली पता लगा कि वो मेरठ से चल रहा है। तो और फिर उसके बाद जब शायद उन लोगों ने फाइनल कर लिया होगा ऊपर कि हाँ ठीक है, तो फिर मुझसे पूछा गया कि भाई हम मेरठ से आपका नाम आपको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, तो इज इट ओके विद यू? तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उसमें उस वक्त, क्योंकि मेरे मन में ये बात आ गई थी और मेरठ से ही अच्छा, क्योंकि अब मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पला बड़ा, यहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अगर ये करना ही है तो वाई नॉट मेरठ, तो मैंने हाँ कह दिया। बहुत अहम बात कह रहे हैं आप और विरोधी इसी बात को लेकर के घिर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं मेरठ का हूँ, विरोधी कह रहे हैं बाहरी हैं, तो ये इस तरह की बात क्यों आ रही है? बाहरी तो मैं हूँ ही नहीं, किसी भी तरह से नहीं हूँ। देखिए, मैं एज आई टोल्ड यू, मैं मेरठ में मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई मेरठ में हुई है, मैंने जीवन के शुरू के 17 साल मेरठ में गुजारे हैं, ठीक है। और उसके बाद आदमी प्रोफेशन के लिए तो बाहर जाता ही है ना अपने, तो प्रोफेशन के बाद बाहर जाता है, फिर अगर जब वो घर लौट कर आता है तो उसे बाहरी आप कैसे कह सकते हैं? इस तरह से तो सारे बच्चे जो अपने पढ़ाई के बाद बाहर चले जाते हैं प्रोफेशन के लिए, वो सब भी बाहरी हो गए, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो बाहरी तो मैं किसी भी तरह से हूँ ही नहीं, मैं मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूंगा। आप मेरठ में जब से आए हैं और जब से टिकट की घोषणा हुई है, आप मेरठ में हैं, ये आप दिख भी रहे हैं, आपने क्या पाया? ठीक है, आप वोट मांग रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरठ में आपको क्या, आपको लगता है कि मुद्दे क्या हैं जो कसक रह गई है मेरठ की, एक आदर्श मेरठ के रूप में? लोकल मुद्दे तो हर जगह के थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, पर ये चुनाव पहली बात तो हमारे पूरे देश का है और इस देश के लिए जो मुद्दा है वो मोदी जी ने फिक्स किया हुआ है कि विकसित भारत हमें बनाना है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और विकास, विरासत के साथ विकास होना चाहिए, ठीक है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास चारों तरफ होता है, बहुमुखी होता है। विकास की कोई एक दिशा नहीं होती, वो सब तरफ विकास होता है और ये एक प्रक्रिया है विकास जो कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। कितना भी विकास आप कर लीजिए। तो मुद्दा तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। जहाँ तक लोकल मुद्दों की बात है, एक बार इलेक्शन पूरा हो जाए तो लोकल मुद्दे भी कुछ दिमाग में मैंने देखे हैं, दिमाग में आ गए हैं, उन सभी पर फिर काम करेंगे। अरुण जी, एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखती है, आप प्रत्याशी हैं और खास करके जो वो राम वाला किरदार है, वो किरदार आज भी
हावी रहता है, और खास करके आपके संवाद में आपका जो पिच टोन है वो आज भी लगता है कि वो अगर पार्श्व से सुना जाए तो रामायण की कोई चौपाई या कहानी आ रही हो। तो ऐसे में हम लोग भी ये देखते हैं, कहीं आप मंदिर में जाते हैं तो आपके लौट के आते हैं तो जूते नहीं मिलते हैं, कोई भरत बन करके जूता लिए खड़ा है कि मेरे प्रभु लौटेंगे तो हम उनको सौंपेंगे। ये इतने साल बाद ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये किस तरीके का? नहीं, ये कृपा है, मैं बताऊं आपको, राम जी की कृपा है कि इतने साल बाद भी जो मेरी इमेज बनी एक, वो अब दिन ब दिन एनहांस होती गई है बिल्कुल। और आज जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मैं जनसंपर्क के लिए जाता हूँ, तो न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी, और जितने दिन से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ उसमें उनका जो रिएक्शन है, जो पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, वो इट्स ग्रोइंग एवरी डे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वो ग्रो कर रहा है। तो मतलब वो मुझे देखते ही फूलों की बारिश होती है, वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो मुझे छूकर देखना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे देखकर कितनी महिलाएं, कितने पुरुष लिटरली रोने लगते हैं कि मेरे राम आ गए। तो ये सारा कुछ है, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है। तो लेकिन यही आपके लिए चुनौती भी है। हाँ, चुनौती है इन द सेंस कि जिम्मेदारियां फिर बहुत बढ़ जाती हैं, तो जिम्मेदारियों से तो मैं कभी भागा नहीं बिल्कुल। तो अच्छा, जी आप नहीं, कंटिन्यू आप पूछे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपसे पूछना ये चाह रहा था कि एक योद्धा असल वही होता है जो प्रतिद्वंदी के हर मजबूती को पकड़ करके समझता है। आपने भी इतने दिन में गेस किया होगा प्रचार से इतर अपनी रणनीति, और उसमें आपको क्या लगता है कि विपक्षी कहाँ मजबूत दिख रहा है? क्योंकि इस बार मेरठ की छवि थोड़ी बदली हुई है। यहाँ एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, और लगभग 1/3 जो समाज है, मुस्लिम समाज वोटर है, वो कैसे साधेंगे? क्योंकि मेरठ की रीत नीत कुछ दूसरी दिशा में चलती रहती है। हाँ, देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि वो बेसिकली साधना और ये जाति समीकरण, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो बेसिकली संगठन इज लुकिंग आफ्टर इट। ठीक है ना? वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने इतने चुनाव देखे हैं, इतने चुनाव लड़े जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बेहतर हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि जो इसकी निटी ग्रिटीज़ हैं, वो अभी शायद मेरे लिए उतना समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, या मैं उतना शायद अच्छे से ना समझ पाऊँ। तो मुझसे पूछा जो जाता है, वहाँ मैं अपनी राय ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन बेसिकली वो दे आर लुकिंग आफ्टर। आपके लिए देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही आपसे की, वो मेरठ से शुरुआत करते हैं, कई बार उन्होंने कहा भी है, मेरठ उनके लिए, भाजपा के लिए खास करके लकी रहा है। हाँ, और लकी अब श्री राम भी या अरुण गोविल भी हो गए। तो भाजपा के प्रधानमंत्री आते हैं आपके लिए चुनावी सभा करने, अभी आपके मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो जो स्टार के साथ ये जो स्टार प्रचारक कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है? नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये उन लोगों की सोच जो है, वो अगर मेरे लिए है, जो मैं मानता हूँ कि है, तो मतलब इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। बिकॉज आज ये दो नाम जो है ना, ये दे हैव बिकम सिनोनिमस विद एवरीबॉडी। जहाँ तक विकास की बात ले लें, या गुड गवर्नेंस की बात ले लें, या वादों को पूरा करने की बात ले लें, तो ये दोनों नाम अपने आप में पूर्ण है, बिल्कुल सक्षम है। फिर ये बेरोजगारी और इन सब के मुद्दे कहाँ जाते हैं? ये मुद्दे होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं होते। आप किसी चीज को, जैसे मैंने कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती, विकास एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है, नई चीजें आती रहती हैं। जैसे अब हमारा शरीर हमने इस वक्त, मान लीजिए हमें कोई बीमारी, हमने वो ठीक कर ली, क्या हम ये कह सकते हैं कि दोबारा कुछ और नहीं होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। आपने जैसे कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए, और परिवार की रायशुमारी के बगैर कुछ होता नहीं है। एक तो थोड़ा मेरठ की जनता ये भी जानना चाहेगी कि परिवार में कौन कौन है और रायशुमारी परिवार में कैसे चली। अभी आपने अपने भाषण में भी जिक्र किया अपनी धर्मपत्नी जी का, तो कैसा चल रहा है? मतलब परिवार की तरफ से बैकअप कैसे है? संगठन तो कर रहा है? नहीं, परिवार की तरफ से बैकअप है। देखिए, मेरे एक पत्नी है एक बेटा है जो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, वो ही इज इन सिंगापुर, और एक बिटिया है जो 4 साल अमेरिका में रहकर अब वापस आई है। उसे लगा कि नहीं, अब उसे उसके देश में ही रहना चाहिए। तो ये बेसिकली संस्कारों की बात है। अदरवाइज नॉर्मली होता है कि अमेरिका जो बच्चे चले जाते हैं वो कभी फिर वापस नहीं आते।
पर वो 4 साल बाद वापस आ गई, उसे अपने देश की याद आने लगी थी। तो ये बहुत अच्छी बात है संस्कारों की। और मेरी पत्नी यहाँ मेरे साथ हैं पहले दिन से, और वो जितना वो कर सकती हैं, जितना कर पा रही हैं, जितना उनको बताया जा रहा है, तो वो भी उसी तरह से कर रही हैं और मैं भी उसी तरह से काम कर रहा हूँ। और रायशुमारी की बात यह है कि मैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजनीति में जाने का मन नहीं आया था। अच्छा, जन सेवा करने का मन आया था। अब उसके लिए राजनीति में आना पड़ेगा, वो एक सेकेंडरी बात हो जाती है, लेकिन पहला जो थॉट है मेरा वो जन सेवा का है बेसिकली। आज भी घरों में तस्वीर अगर देखी जाए तो वही पुराने जो पीताम्बर वस्त्रधारी राम, और आपके बड़े अच्छे सहयोगी रहे हैं, और लंबे समय बाद भी जब भी आप लोग मिलते हैं हमारे जैसे टीवी चैनल पे या कहीं भी आप लोग मिलते हैं, तो आप लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखती है। चाहे वो लक्ष्मण की भूमिका में रहे वो हों या दीपिका जी के साथ हों। आपको अकेले छोड़ दिया इस बार? नहीं, अकेले नहीं छोड़ अकेले नहीं छोड़ दिया। वो अभी 22 तारीख को आ रहे हैं। दोनों लोग आ रहे हैं? जी, दोनों आ रहे हैं। लेकिन हम तीनों की जो केमिस्ट्री है शुरू से पहले दिन से वो बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है बिल्कुल। हम हो सकता है कि एक महीने में ना मिलें कभी, लेकिन हम जब भी मिलते हैं हमारे बीच की जो बातें होती हैं, जो केमिस्ट्री होती है, जो एक जुड़ाव है, बॉन्ड है, वो वैसा ही है। हाँ, क्योंकि अध्यात्म के जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड, देखिए श्री राम को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो प्रचार माध्यमों के से जो देखा वो अरुण गोविल जी को देखा, नीतीश भारद्वाज जी को श्री कृष्ण के रूप में देखा, और जो त्रिवेदी जी थे वो कंस, तो सीता पहुंच गई, कंस पहुंच गए, कृष्ण पहुंच गए, राम पहुंचेंगे, इसको लेकर कितना आसामान है आप? नहीं, अब तो मैं आ ही गया हूँ और मैं पहुंच भी जाऊंगा। उसमें मुझे कोई आशा निराशा की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो महाराष्ट्र से मैं राष्ट्र आप लौटे हैं। हाँ, देखिए दोनों में कितनी समानता है। और एक बात और आती है कि रावण की ससुराल में आप आए, लेकिन आप कहते हैं कि आपका घर है। भारी कौन पड़ेगा? नहीं, परमात्मा जो है ना वो सबसे बड़ा होता है, उसके सामने कोई भारी कोई हल्का नहीं होता। वो शाश्वत है, यथार्थ है, हमारे जीवन का सत्य है, बस वही एक होता है। जो हम लोग भी फील कर रहे हैं, जो बातचीत होती है, तो एक वर्ग ऐसा हम लोगों को सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम वो सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोगों को वो एक थोड़ा सा भय है कि क्या पता हम अपना सांसद चुने और फिर मुंबई चले जाएं। आप रामनगर में रहे नंदन के पास, तो अब आपकी क्या योजना है? इतने दिन में तो लगा होगा, और उन लोगों को कैसे आश्वस्त करेंगे जो ये कह रहे हैं कि इस बार शायद हम वोट देने जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो प्रचारित किया गया कि आप बाहरी हैं या ऐसे है वैसे है, रुकेंगे नहीं मेरठ में, कि रुकेंगे, ये संशय है। उनको कैसे आश्वस्त कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। बिल्कुल ठीक है, मुझे राजनीति में आकर नाम पाने की कब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना नाम राम जी ने दिया है कि मुझे अब और नाम की तो ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ काम करने के लिए, और काम करने के लिए मुझे यहाँ जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँ। बिल्कुल। आप मैंने सुबह से शाम हो जाती है, और इस अब गर्मी भी बढ़ गई है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। आज 36 डिग्री है। हाँ, हम लोग देखते हैं कि आप गलियों में भी जा रहे हैं, और वो भाव भी दिखता है। शहर किस तरीके से, आपने बहुत सारे शहर घूमे हैं, मेरठ को कहाँ आप पाते हैं एक शहर के नाते? क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बहुत बड़ा मैसेज है अरुण जी राजनीति के लिहाज से मेरठ का। तो ये आप उस शहर को कहाँ आज की तारीख में पाते हैं, और कल्पना जो मैंने शुरुआत में पूछा था उसकी एक छोटी सी अगर कल्पना आप रख पाए। नहीं, देखिए, शहर ये जब अब महानगर है ये, और इसमें इतने कुछ जो प्रोफेशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ होती हैं। स्पोर्ट्स होता है यहाँ बैंड्स का आज भी इतना वो है कि मतलब बहुत सारे यहाँ के लोकल जो प्रोफेशंस हैं वो तो होते ही होते हैं। और मैं जितना देख रहा हूँ कि शहर बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है ये, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि ये दिस हैज़ टू ग्रो एंड दिस विल ग्रो, बिकॉज आज पूरा भारत ग्रो कर रहा है, तो ये भी शहर और ग्रो करेगा और विकास होगा। इसमें कनेक्टिविटी देखिए शहर की जरा, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं और हाईवे पे होते हैं सीधा,
सर हाँ, ये बात है कि हाईवे तो हमको मिला, हाँ। हमको रैपिड मिल रही है, पटरियां बिक मिल चुकी रही है, है, गंगा एक्सप्रेस लेकिन मिल रहा है। एक गंगा एक्सप्रेसवे मिल रहा है, तमाम एनएच जुड़े हुए हैं, 5 एनएच बताए जाते हैं जुड़े हुए हैं, और 3 एक्सप्रेसवेज, अपने आप में बड़ी बात। लेकिन उड़ान का सपना आज भी बाकी है, वो भी पूरा होगा, क्यों नहीं होगा? आज तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? देखिए, कोई चीज जो नहीं हुई वो उसके बारे में ये पूछना कि क्यों नहीं हुआ, उसका ऑपरेशन करके कोई फायदा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, अब हमें पता है कि नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि वो हो जाएगा। एक बहुत अहम बात आपने की, चाहे आपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात की, यहाँ नो डाउट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ की, खास करके क्रिकेट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। यहाँ के खिलाड़ी भी बहुत उम्दा हैं, एथलेटिक्स से लेकर के और क्रिकेट और तमाम चीजें। स्टेडियम नहीं है अंतर्राष्ट्रीय से या उस लेवल का। कोई भी बात आती है तो गाजियाबाद और नोएडा की तरफ हम मूव कर जाते हैं। युवा पीढ़ी इस दिशा में बहुत देखती है। अब आपकी खेल यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो क्या स्टेडियम को लेकर के या इस तरह की बातें आप तक पहुंच रही हैं? और नहीं, पहुंच नहीं रही है, ये मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत तो मैंने पता किया है ना मेरिट के बारे में, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है। तो ये सारी चीजें पूरी कोशिश होगी कि ये जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। एक टीवी के पर्दे के राम अयोध्या में बैठे थे, हम लोग भी देख रहे थे, और श्री राम लला विराजमान हो रहे थे, सदी के महानायक भी उस प्रांगण में थे। दो उम्दा कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार जब बात कर रहे थे, तो मेरठ की जनता भी जानना चाहेगी और खास करके देश की जनता जानना चाहेगी कि बात क्या हो रही थी। That was something personal। हम लोग काफी दिन के बाद मिले थे, तो that was something personal। ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं हो रही थी उसमें, बिल्कुल। जैसे दो लोग काफी दिन बाद मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं, परिवार की बात होती है, शहर की बात होती है, काम की बात होती है, बस उतना ही था। मुंबई से किसी दोस्त का फोन कि चुनाव को लेकर के कुछ टिप्स लेना देना, यहाँ के पल्सेस लेना समझना, कुछ चल रहा होगा बीच बीच में? हाँ, नहीं, चलता रहता है, पर उतना समय नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग मैं बैठ के उनसे आराम से बातें कर सकूं, उतना समय नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों ने अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं, हेमा मालिनी जी ने भेजी है बेस्ट विशेस, वो भी चुनाव लड़ रही हैं जी। पंजाब के गायक हैं हंस, उन्होंने भेजी, वो भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं कहीं। तो कुछ हमारे मित्रों ने भेजी हैं। उस दिन तो अरुण मलिक जी, उनका भी फोन आया, जो गीतकार, किसका? अनु मलिक जी। हाँ, अनु मलिक जी का फोन आया था। हाँ, उन्होंने भी बेस्ट विशेस भेजी हैं अपनी। सोनू निगम ने बेस्ट विशेस भेजी हैं अपनी। तो जो मित्र लोग हैं उन्होंने बेस्ट विशेस भी भेजी हैं। सर, राजनीति हमेशा दावों और वादों की भी होती है, और उन वादों को कैसे पूरा करना ये तो समय बताता है, लेकिन आपके वो 3 अहम वादे, वो जागरण टीवी अपने पाठकों और अपने दर्शकों तक उस बात को ले जाना चाहेगा अपने अखबार और डिजिटल के माध्यम से, जो अरुण गोविल के 3 प्रायोरिटाइज मुद्दे हैं, जो सांसद बनने के बाद उन पर काम शुरू हो जाएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा मेरठ में। वो 3 अहम बातें या वादे वो कौन से होंगे? एक वादा करूंगा बस जी, विकास, जिसकी दिशा चारों ओर होगी, एक वादा है बस। चलिए, बहुत धन्यवाद अरुण जी, आज हम से बात करने के लिए। और आज अरुण जी से हम लोगों ने खुल के बात की। उन्होंने मेरठ संसदीय क्षेत्र से जो अपना चुनावी अभियान शुरू किया है, तो 26 अप्रैल को अरुण जी के लिए मेरठ की जनता तय करेगी कि इन्हें दिल्ली की दौड़ लगानी है या मेरठ में अभी और इम्तिहान देना होगा।